दृश्य के लिए आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं आज का। तो कल हमने आपको बताया, कल हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी? कल हमने E1 रिएक्शन पढ़ी। कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी कल? E1 रिएक्शन। तो कल हमने E1 रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो डिटेल। E1 रिएक्शन पढ़ी थी, E1 वर्सेस E2 पढ़ा था, E1 वर्सेस E2 पढ़ा था, और दूसरा E1 वर्सेस S1 पढ़ा था। ये सारी चीजें कल हमने पढ़ ली, ठीक है। E1 के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे, ठीक है। E1 रिएक्शन को थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। E1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कैसा लेते हैं? अच्छा, E1 रिएक्शन में बेस यूज होता है, नेगेटिव चार्ज वो बेस होता है, बेस कैसा लेते हैं? नहीं। E1 रिएक्शन की स्टेप होती है मोर देन वन स्टेप, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, वो डिपेंड करेगा रिलेटेड होगा या नहीं होगा, ठीक है नहीं? चले अब उसके आगे लिए बताएं। फिर हमने कंपैरिजन किया था E1 E2 का, E1 S1 का, ठीक है। E1 में भी E1 के लिए बेस कैसे चाहिए? वीक। E2 के लिए बेस कैसे चाहिए? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। E1 मोर देन वन स्टेप, E2 ओनली सिंगल स्टेप। तो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में भी हमने कंपैरिजन किया था, पूरी टेबल बनाई थी, ठीक है। तो पूरी तरीके से हमने ये पढ़ लिया था, इसके क्वेश्चंस भी ये थे काफी। तो आज मैं रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ E1 CP रिएक्शन, ठीक है। तो क्या क्या हो चुका है हमारा? SN1 हो चुका है, SN2 हो चुका है, E1 हो चुका है, E2 हो चुका है। अब पढ़ा जा रहा हूं मैं E1 CP रिएक्शन। E1 CP ये एक तरीके का जो रिएक्शन है इन्हीं में से ही है। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे मेरे साथ E1 CP रिएक्शन। यहाँ जो CP है इसकी ये फुल फॉर्म क्या है? CP का मतलब है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? ये मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ाया था, सार्थक गुप्ता। सार्थक की आवाज आ रही है, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं एसिड बेस क्या होते हैं। मान लो कि एसिड है Ha, ठीक है। इसने H+ को निकाला, H+ को निकालने के बाद A- बन गया हमारा। तो ये हमारा एसिड है। एसिड क्यों है? क्योंकि इसने H+ को रिमूव किया, ठीक है। तो एसिड के अंदर से H+ को निकालने के बाद जो स्पीशीज बची रह जाती है, अब स्पीशीज क्या बची रही है? A-। तो ये हमारा क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है? A-। बेस क्यों है कॉन्जुगेट? क्योंकि अगर A- वापस से H+ ले ले तो रिएक्शन वापस से पीछे हो जाएगी, और H+ लेने वाले क्या कहलाते हैं? बेस। H+ लेने वाले क्या कहलाते हैं? एसिड। इसलिए इसको कॉन्जुगेट बेस नाम दिया जा रहा है। A- का मतलब ये कॉन्जुगेट है इसका, एसिड का बेस तो है ही, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये H+ को ले सकता है, तो बेस तो है ही, लेकिन ये कॉन्जुगेट है किसका? ठीक है। इसी तरीके से मान लो मेरे पास कोई रिएजेंट है, दिस डबल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है HH। मान लो मैं इसमें से कोई एक H निकालता हूँ, तो स्पीशीज क्या बनेगी? दिस नेगेटिव, और जो स्पीशीज बनेगी एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? स्टेबल, मतलब बहुत अच्छा एसिड माना जाएगा। H तुरंत निकल जाएगा, यहाँ H तुरंत निकल जाएगा, है ना। तो ये एक क्या है हमारा? एसिड, क्योंकि H+ आसानी से रिमूव कर दे रहा है। तो जो एरोमेटिक स्पीशीज मिली है ये हमारा क्या आएगा? कॉन्जुगेट बेस। तो कुल मिलाकर पहले तो ये पहचानना सीखो कि कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड क्या होते हैं। तो मैंने आपको कॉन्जुगेट बेस बताया, ठीक है। चलो अब E1 रिएक्शन देखते हैं कि E1 रिएक्शन में क्या क्या हमारी खास बात रहेगी, ठीक है। देखो E1 रिएक्शन को कराते वक्त यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है। अच्छा, E1 CP जो रिएक्शन है, एक तरीके की इसकी जो सोलवेंट रिएजेंट की कंडीशन है E2 से मैच करेगी, है ना। वो देखते हैं वो कैसे, ठीक है। बताओ किस
तो चलो देखते हैं। मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन है, CH2 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 F, ठीक है, और इससे कोई लिविंग ग्रुप X जुड़ा हुआ है और इससे कोई एक ग्रुप Z जुड़ा हुआ है, ये कंडीशन है, ठीक है। अब ये कंडीशन में बताइए, और मान लो इसकी रिएक्शन E2O माइनस से कर रहे, E2O माइनस देख के पता लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब T2 की तरह रिएक्शन लगी होगी, है ना। फाइनली X निकल जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, अल्फा से लिविंग ग्रुप निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, एक एल्कीन आएगी, एल्कीन होगी हमारी ZCH डबल बॉन्ड CH2, ये होगी हमारी। ये रिएक्शन E1CB है, ठीक है। तो E1CB की पहचान क्या होती है, पहले तो E1CB की पहचान है, जो Z है, Z, ये जो Z है, Z, ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर बीटा कार्बन पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि कार्बोनिल, जैसे कि मैं लिख देता हूं, कार्बोनिल लगा हो तो इस तरीके से, है ना, जैसे कि नाइट्रो, कोई भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 लगा हो नाइट्रो, जैसे कि Cl लगा हो साइनाइड स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि CHCl2 लगा हो, CHCl2 लगा हो, है ना, CCl3 लगा हो। अगर कोई सा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप इनमें से लगा हुआ है, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। और X दूसरे साथ में कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि ये जो X को, मतलब ये तो कंडीशन मैंने किसकी बनाई है, Z, X की कंडीशन क्या है, X कैसा होना चाहिए, X होना चाहिए ओवर लिविंग ग्रुप, X ओवर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, X ओवर लिविंग ग्रुप हो, Z स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ग्रुप हो, ये कंडीशन है E1CB रिएक्शन। ओवर लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं वो देख लें। OH ओवर लिविंग ग्रुप है, आप लोगों को पता होगा OH माइनस नहीं निकलता है, याद है, मैंने लिखा है OR ओवर लिविंग ग्रुप है, OR फ्लोरीन ओवर लिविंग ग्रुप है ना, एटसेट्रा। तो इस कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होगी, इस कंडीशन में रिएक्शन होगी E1CB, ठीक है, E1CB रिएक्शन। बताओ क्लियर है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। मान लो कोई एग्जांपल ले सकता हूं, कोई एग्जांपल ले सकता हूं मैं, और एग्जांपल कुछ इस तरीके से, मान लो कि एक एग्जांपल है मेरे पास, यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ लगा हुआ है NO2, ठीक है, और इसमें मैंने एल्कोहलिक OH लिया है। आपको एल्कोहलिक OH बताऊंगा, एल्कोहलिक OH एलिमिनेशन का रिएजेंट जनरली E2 को फेवर करता है, यहाँ हमने ड्यूटी ब्रेक। अब ये E1 रिएक्शन होगी, कैसे होगी जरा ये देखिए, ये कौन सी रिएक्शन होगी, E1CB। तो देखो पहले क्या होगा, बेस है, पहले लिखो अल्फा बीटा, लिखो पहले अल्फा बीटा अरेंज करो, लिविंग ग्रुप अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन, ठीक है। अच्छा, E1CB होने की वजह भी देख लेते हैं कि E1CB हम इसको क्यों बोलते हैं। तो पहली बात ये देखो, क्या फ्लोरीन इस कंपाउंड में से निकलना चाहता है क्या, नहीं, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है, पोलर, फ्लोरीन कैसा है, ओवर लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन निकलना नहीं चाह रहा है इस कंपाउंड के अंदर से, ओवर लिविंग ग्रुप। एक हाइड्रोजन यहां पर लगा हुआ है, बल्कि यहाँ 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी और भी यहाँ पर हाइड्रोजन, हमें तो एक चाहिए क्योंकि बीटा से H निकलता है एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो आप इन दोनों हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, कौन सा हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा। भाई अगर ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंटर लगा हुआ है, तो उसकी चार्ज डेंसिटी खींचकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा।
ठीक है। लेकिन ये वाला H निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ इनपुट नहीं लगा हुआ है, इसीलिए कौन सा H निकलने की ज्यादा संभावना है, लेफ्ट वाले H को निकलने की ज्यादा संभावना है। और H को निकालने के लिए हमारा बेस भी प्रेजेंट है, L2H बेस प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, लीविंग ग्रुप के निकलने से पहले, लीविंग ग्रुप के निकलने से पहले क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन का H निकल जाएगा। तो जब बेस इस H को निकालेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन आयन। अभी लीविंग ग्रुप नहीं निकला है, ये नेगेटिव चार्ज और ये हमारा N ग्रुप। और ये वाला जो स्टेप हुआ है, ये स्टेप फास्ट होगा क्योंकि बेस एसिडिक H को बहुत तेजी से निकाल लेगा। ये स्टेप स्लो नहीं, ये कैसा स्टेप है, फास्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वो कैसा होगा, स्लो स्टेप। अगले स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन आयन पुश करेगा, है ना, ये होगा हमारा स्लो RDS, ये होगा RDS। कार्बन आयन पुश करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तब जाकर लीविंग ग्रुप जो कि पूरा लिखकर तब जाके निकलेगा और हमारा कंपाउंड किस तरीके का बनेगा, एक एल्कीन मॉडल बनने की निकल आएगी N2। अब इसमें ध्यान दो, ये इवन CP रिएक्शन क्यों है, इवन मतलब यूनिमोलिकुलर, CP मतलब कॉन्जुगेट बेस। जब मैंने इवन रिएक्शन बोला था, इवन रिएक्शन और इवन CP रिएक्शन में क्या फर्क है, इवन जो रिएक्शन है उसमें पहला स्टेप स्लो है, इवन जो रिएक्शन है उसमें पहला स्टेप स्लो है, ध्यान से देखना, इवन जो रिएक्शन है उसमें पहला स्टेप स्लो है, बिहार निकलेगा ना, कार्बन निकालने के लिए स्टेप क्या है, स्लो। इवन CP रिएक्शन में दूसरा स्टेप स्लो है, पहला स्टेप स्लो से पहले कार्बोनेट मिलेगा, इससे पहले क्या है हमारा रिएक्टेंट पड़ा हुआ है। सेकंड स्टेप होने से पहले कार्बन आयन बन चुका होगा, पहले स्टेप होने के बाद, यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन आयन को मैं क्या बोलूंगा, कंजुगेट बेस, इसका कंजुगेट बेस जो आपने रिएक्टेंट लिया है, इसीलिए ये भी इवन रिएक्शन, यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट का नाम नहीं लिखा क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर इवन रिएक्शन है तो विद रेस्पेक्ट टू, ये मतलब पहला स्टेप स्लो हुआ है और यहाँ पर रिएक्टेंट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी इवन रिएक्शन लिख सकता था। लेकिन एक तो दूसरी बात ये है कि इसके साथ कंफ्यूजन आता है, पहचानने में नहीं आती कौन सी इवन है कौन सी इवन CP है। CP लिखने का मतलब है कि जो स्लो स्टेप में कौन इन्वॉल्व है, कहाँ से स्लो, कॉन्जुगेट बेस इन्वॉल्व है, कार्बन आयन इन्वॉल्व है, इसीलिए इवन CP रिएक्शन में CP वर्ड को इंक्लूड किया गया है और इसी रिएक्शन को इवन CP बोलते हैं। रीजन भी बहुत क्लियर है, लीविंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप निकलने के लिए मान नहीं रहा था, मना कर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, इतनी उसने जिद लड़ाई हुई थी, मैं नहीं जा रहा, उसने कसम खाई थी, मैं नहीं जाऊंगा। लीविंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप कौन से, फ्लोरीन है, OH है, OR है। लीविंग ग्रुप टेंडेंसी में मैंने पढ़ाया था कि जो पूरा लीविंग ग्रुप होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने के लिए बाहर से कुछ डालना पड़ता है, कुछ तो पूरा लीविंग अच्छे लीविंग कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, जैसे कि क्लोरीन OH तो कन्वर्ट हो भी सकता है, इसमें H+ डाल दे तो O का प्लस आएगा, वाटर प्रोटॉन बाहर जाएगा तो पूरा अच्छे लीविंग ग्रुप बन जाएगा। लेकिन यहाँ बाहर से कुछ नहीं डाल देंगे, ऐसा H+ तो बेस ऐड किया जा रहा है, तो वो बेस क्या करेगा, लीविंग ग्रुप मैंने बताया मैं नहीं जा रहा, इतने में बेस क्या करेगा, जो बीटा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकाल के चिंता बनेगा और फ्लोरीन लीविंग ग्रुप जिद करता रहेगा, मैं नहीं जा रहा, वही कनेक्ट करेगा और कार्बन आयन भाग जाएगा, कार्बन आयन पहले कट जाएगा। अब लीविंग ग्रुप बोलेगा अब तो मुझे जाना पड़ेगा, क्यों, पीछे से नेगेटिव चार्ज का कुछ मिला है, नेगेटिव चार्ज का डाल के बोर्ड बनाओ और फ्लोरीन को बाहर निकालो। अब कुछ फोर्स मिल गया, कुछ ड्राइविंग फोर्स मिल गया फ्लोरीन को, जो कि बोर्ड लीविंग ग्रुप से ड्राइविंग फोर्स मिल गया पीछे से। किसका ड्राइविंग फोर्स मिला है, नेगेटिव चार्ज का ड्राइविंग फोर्स। इस वजह से फ्लोरीन मजबूरी में चला जाएगा कि भैया आपको जाना पड़ेगा, पीछे से ड्राइविंग फोर्स काम कर रहा है, आपको निकलना पड़ेगा और फर्दर फाइनली हमारी कौन सी क्या बन जाएगी, फाइनली हमारी एलिमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये वाला कैसे निकला, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ग्रुप लगा हुआ था, कार्बन बनने के बाद इसको स्टेबल करने का काम करेगा। बताइए सार्थक, साक्षी एंड आकांक्षी, क्या इवन CP रिएक्शन पूरी क्लियर है, बताओ, मैं आपके कमेंट कर देता हूं, बताएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो
तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट दे दूं तो इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का रेट है वो क्या आएगा के, और इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कार्बन आयन, जो कार्बन आयन बना है उसकी पावर 1 पर, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है इसमें सिर्फ कार्बन आयन ही होता है। आप देखो ना भाई, आप देखो कितने मॉलिक्यूल्स उस स्टेप में कौन बना रहे, एक ही मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी यूनिमॉलिक्यूलर होगा कि होगा। लेकिन अगर डेप्थ में देखा जाए, डिटेल में देखा जाए, इवन सीबी रिएक्शन भी एक तरीके की रिएक्शन ही है। क्यों, मुझे आपके बताया जरा, मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन आपको याद रखना है ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, लेकिन अगर डेप्थ में देखा जाए बेसिकली मतलब सेकंड बाई मॉलिक्यूलर होती है। क्यों, R इज इक्वल्स टू के, तब कार्बन आयन जो बनेगा तो वो उसके बनने का जो रेट होगा वो तो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट और बेस। या जो रिएक्टेंट आपने लिया है और जो बेस दिया है, ये जितना फास्ट आपस में रिएक्शन करेंगे उतना फास्ट कार्बन आयन बनेगा, और जितना फास्ट कार्बन आयन बनेगा उतनी रिएक्शन ज्यादा होगी। कुल मिलाकर कार्बन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है सबस्ट्रेट जो आपने लिया है और प्लस जो बेस आपने लिया है, दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। मतलब जो इवन सीबी रिएक्शन है डेप्थ में देखा जाए तो वो सेकंड ऑर्डर होती है, लेकिन वो स्लो स्टेप कार्बन आयन वाला है उसके रेस्पेक्ट में उसको इवन बोला जाता है, क्योंकि स्लो स्टेप में जो मोलिकुलरिटी उसी की बात करते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब रिएक्टेंट के रेफरेंस में देखा जाए तो ये सेकंड ऑर्डर बायोमोलिकुलर है, लेकिन स्लो स्टेप के रेस्पेक्ट में जब देखा जाता है तो वो यूनिमोलिकुलर आके बीच में मोलिकुलरिटी की बात करते हैं तो स्लो स्टेप काउंट करते हैं, स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो तो एक ही है। लेकिन अगर डेप्थ में देखा जाए तो ये एक्टिविटी बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि कार्बन आयन का बनना भी इन दोनों की कंसंट्रेशन पर कहीं डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा बेस की कंसंट्रेशन होगी, रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। कैन वी नेम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? हाँ, बोल सकते हैं। इवन सीबी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेकंड वन में करेंगे। हाँ, स्यूडो फर्स्ट नहीं, स्यूडो सेकंड ऑर्डर, स्यूडो सेकंड ऑर्डर, हाँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको बोलते हैं। मतलब नकली में है फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं से कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, वो एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। अच्छा, इसमें हमें एक चीज और समझनी है और वो ये है कि भाई इसमें एक चीज तो हमें ढूंढना, जैसे कि जो इसका पहला स्टेप है ना वो रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना। इवन सीबी रिएक्शन का जो पहला स्टेप है वो रिवर्सिबल है, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, मतलब H वापस से भी आ सकता है, क्योंकि कार्बन आयन बना है तो कार्बन आयन या तो ड्राइविंग फोर्स लगे फ्लोरीन को निकाल दे या वापस H को खींच ले, दोनों से, ठीक है। अब इसमें एक रिएक्शन है, जैसे कि रिएक्शन है इस तरीके की, मैं लिखता हूं यहाँ पर सेम रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये लगा दिया मैंने क्लोरीन, ये लगा दिया मैंने, और इस बार मैंने क्या लिया, इस बार मैंने ETO माइनस ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ETO माइनस जो एक्चुअल में तो कराएगा, और साथ के साथ ETOD ले लिया, D पर ड्यूटी, अभी नाइट्रोजन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस ये तो। अच्छा, फ्लोरीन लीविंग ग्रुप में पहले रिएक्शन को पहचानो, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ऐसे वाला लेसन के इवन इको इवन सीबी सब रिएक्शन को पहचानना आना चाहिए। पहले आप देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, रिएक्शन कैसे होनी चाहिए ईटो, लेकिन जैसे ही आपने लिविंग ग्रुप पर नजर आ रहा है वो लिविंग, पहले आप अल्फा बीटा लिखें, ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, और बीटा के हाइड्रोजन पे नंबर मारी तो वहां पे KWG लगा हुआ है, तो आपको कंफर्म होगी कि ये इवन सीबी रिएक्शन, तो कंफर्म हुआ KWG ओवर लिविंग ग्रुप, वो तो पहले के जैसे ही है, सेम एग्जांपल है। तो आप ओवर लिविंग ग्रुप खोजेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रुप खोजेंगे और एक अच्छा बेस खोजेंगे, तो अगर ये सारी कंडीशन है तो इवन रिएक्शन करता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आप मुझे ये बताओ कि भाई कि अगर ये H2 निकालेगा कार्बन आयन बनेगा, ये गलत काम कर रहा है,
ये और ये हाफ हो गई, ठीक है। अब देखो यहां से दो स्टेप हो सकते हैं। दो स्टेप क्या, एक तो ये स्टेप भी भाई, यहां से क्या क्या स्टेप हो सकते हैं वो देखो, तीन स्टेप हो सकते हैं यहां से। एक स्टेप तो ये ड्राइविंग फोर्स की वजह से पुल कर फ्लोर को बाहर निकाल दो, मतलब ये रहा एंड। और क्या हो सकता है, ये से पुल ना करे और जो एच इसने निकाला था वापस उस एच प्लस को ले ले, वापस ले ले, वापस से रिएक्टेंट बना ले, मतलब रिएक्शन बैक चले जाए, ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। या भाई ईटीओडी जो है वो डी ईटीओडी डी प्लस भी तो ओरिजिनेट करेगा या करेगा, जनरेट करेगा। तो भाई एच प्लस को जब आने का चांस मिला है कार्बन आयन में, तो डी प्लस को भी तो मिल सकता है आने का चांस, हो सकता है डी जुड़ जाए, हो सकता है डी जुड़ जाए, देखो हो सकता है डी जुड़ जाए, बात समझ में आई, ठीक है। बोलो भाई हो सकता है डी जुड़ जाए, मेरी बात क्लियर है। तो अगर डी जुड़ गया, ये रिएक्शन अब मान लो उसमें बेस डाला, वापस जाए तो ये बने, है कि नहीं बनेगा भाई। अगर मैंने इसमें वापस से ETO माइनस आ गया तो ETO माइनस इस H को निकालेगा, यहाँ कार्बन आएगा, बैकवर्ड कार्बन आएगा, कार्बन आएगा से वापस ले जाएंगे। लेकिन मान लो रिएक्शन में ये बन गया, अच्छा डी को भी आने का पूरा मौका मिलेगा, तो कार्बन आयन बन चुका है, ठीक है। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं। चलिए अब देखो, अच्छा डी आ गया, अगर ये अब मेरे पास रिएक्टेंट है और मेरे पास वही बेस है ETO माइनस, मुझे बताओ यहाँ ड्यूट्रियम भी और हाइड्रोजन भी, कौन आसानी से निकल जाएगा भैया, बताओ कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये है मेरे पास बेस, और बेस को हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम में से किसको आसानी से निकाल सकता है, बताए भाई, देखिए कौन बताएगा। बेस है, हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा, ड्यूट्रियम आसानी से निकलेगा। अब ये कोई इवन सी रिएक्शन नहीं चल रही है, कौन आसानी से निकलेगा, ड्यूट्रियम या हाइड्रोजन। देखो कृष्णा ने बहुत बड़ा जवाब दिया भैया, हाइड्रोजन हल्का एटम है जिसके द्वारा बनाया गया बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, तो ये जब वीक निकल जाए तो ये निकल जाए। अब कार्बन आयन का बना, आप देखते हैं ना जरा, ये डी और ये कार्बन आयन बन गया हमारे, और ये N2 और ये फ्लोरीन, और वापस से अगर रिएक्शन में कैसे हो जाए, ये ड्राइविंग फोर्स, फ्लोरीन बाहर, अब प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट में चेंज मिला कि नहीं मिला। मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये वाली एल्कीन तो मिलेगी मिलेगी, इसका हाइड्रोजन ये तो मिलेगी मिलेगी, साथ में साथ ड्यूट्रियम वाला प्रोडक्ट भी पाया जाएगा, और रिएक्टेंट में साथ साथ ये भी मिलेगा, रिएक्टेंट ये भी होगा, ये तो अपने लिए ही है, रिएक्टेंट ये भी बना होगा, तो दो टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ड्यूट्रियम वाला और एक हाइड्रोजन वाला। ड्यूट्रियम वाला क्यों बना, तो जैसे ही कार्बन आयन बना, ETO से D प्लस निकल कर आ गया होगा, उसमें कार्बन आयन पर अटैक करके वापस से दूसरे तरीके का रिएक्टेंट बना दिया होगा। अब जब बेस ने वापस से अटैक किया होगा तो बेस कहेगा जाकर via ड्यूट्रियम via हाइड्रोजन, बताओ आप दोनों से कौन निकल के जाएगा, हाइड्रोजन बोलेगा तो via जो कोड बनाता हूँ आप मुझे लेके चलो, ड्यूट्रियम कहेगा ये चला जा, तो हेल्पर बोल रहा है तो भी जाएगा, मेरे इसके जाने की बात नहीं है। तो बेस क्या करेगा, H को निकालेगा, H को जैसे निकालेगा जहाँ ड्यूट्रियम जुड़ा हुआ है वहाँ कार्बन आयन बनेगा। अब कार्बन आयन बनेगा तो वो ये जानेंगे कि यदि शुरू करो, मैंने ड्राइविंग फोर्स जनरेट कर दिया है, कार्बन आयन आगे ऑक्सीडेट करके पाइरोड बनाएगा और क्लोरीन बनेगा। इस तरीके से एक तरीके का जनरेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है। जब साइंटिस्ट रिएक्शन बना रहे तो साइंटिस्ट को पता नहीं था कि इस इवन सी रिएक्शन में कार्बन आयन बनता है। इन देखो भाई, जब हम लैबोरेटरी में कोई रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिएक्शन में जब मैंने कोई चीज मिलाई आपस में, तो क्या हम आपको मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, क्या हम आपको कार्बन आयन बनते हुए दिखते हैं कि ये जो कार्बन आयन ये टूट रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो या तो रिएक्टेंट दिखते हैं या प्रोडक्ट दिखते हैं। जब साइंटिस्ट ने इवन सी रिएक्शन कराई तो उन्हें दो तरीके के प्रोडक्ट दिए, एक हाइड्रोजन वाला और दूसरा वाला। इसका मतलब है कि
बीच में कहीं नहीं कार्बन बना होगा, कार्बन बना होगा तभी तो एक रिएक्टेंट ऐसा वापस से बन गया होगा, उस पर न्यूट्रॉन आ गया होगा और वापस से जब उसने रिएक्शन होगी तो वहाँ हाइड्रोजन निकल गया होगा और न्यूट्रॉन वाला प्रोडक्ट मिल गया होगा। तो इन प्रोडक्ट का बनना, इन प्रोडक्ट का मिलना इस बात का सबूत है कि ये रिएक्शन कार्बन रिएक्शन होकर गुजरेगी, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम E1C रखा गया है, क्योंकि वो जो कार्बन आयन है वो कॉन्जुगेट बेस है, इसका जो आपने दिया है इसकी रिएक्शन का नाम E1C है। बताओ क्या कहते हो? त्रिशात सार्थक साक्ष्य। मेजर में दोनों इक्वली बनेंगे क्योंकि दोनों में सेम चांस होगा, दोनों इक्वली बनेंगे। दोनों इक्वली बनेंगे, दोनों ने इक्वली बनेंगे। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। मान लो मेरे पास क्वेश्चन है PH CH CH2 है ना, और यहाँ पर OH तो मैंने लगा दिया ETO माइनस ETOD। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सबसे पहले आपने रिएक्टेंट पे नजर डाली, सबसे पहले आपने रिएक्टेंट पे नजर डाली, तो रिएक्टेंट पे नजर डाली तो आपने पहले अल्फा बीटा लिख दिया, ये लिविंग ग्रुप है, पहचान वाले की लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा है ये बीटा है। आपने लिविंग ग्रुप पे नजर डाली, लिविंग ग्रुप अच्छा है बेकार है, आपके बताया सर ये तो ओवर लिविंग ग्रुप है, तो आप डाल दिया ये तो ओवर लिविंग ग्रुप। फिर आपने बीटा कार्बन पर डाली, फिर आपने पीएच की नजर मारी, तो पीएच देखा कार्बन बन गया, तो वो नेगेटिव रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन में फैल जाएगा, मतलब ये क्या लगा हुआ PWG और बेसिक क्या अच्छा खासा E2 माइनस। तो आपने क्या करा, आपने ये लिखा, ये तो E1C की रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है E1C है ना, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनी, ड्यूटेरियम वाला भी नाइट्रोजन वाला भी। यहाँ पे देखो आपको लिखा है ड्यूटेरियम, एक प्रोडक्ट पे बनेगा कि OH निकल के जाएगा और यहाँ पर H है ना, एक प्रोडक्ट पे बनेगा PH CH डबल बॉन्ड CH2 है ना, और साथ साथ में ये भी मिलेगा PH CD डबल बॉन्ड CH2, भैया दोनों मिलेंगे, ड्यूटेरियम वाला भी मिलेगा, हाइड्रोजन वाला भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे भैया। बताओ क्या कहते हो? मेरी बात क्लियर है नहीं? बोलो क्लियर है? बताइए क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आपको उस पहचान करना दिस और यहाँ OH बताओ, और ये मैंने KH ले लिया, KH ठीक है, बताओ कौन सी रिएक्शन है? कमेंट बॉक्स में टाइप करें, बताओ कौन सी रिएक्शन? E1C भी है कि नहीं? बहुत बढ़िया, E1C क्या? सबसे पहले मैंने लिविंग ग्रुप की पहचान की, लिविंग ग्रुप जो है वो हमारा OH है, ऊपर लिख दिया मैंने ये कैसा है, ये तो ओवर लिविंग है, ये कैसा है, ये ओवर लिविंग है। फिर मैंने अल्फा बीटा लिखा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, इस बीटा पर भी PWG लगा है नहीं, इस बीटा पर भी PWG लगा है, हाँ जी पूरा लिखा था ना PWG, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो मुझे दोनों कंडीशन मिल गई, तो मैंने तुरंत क्या लिखा, ये तो भैया E1C की रिएक्शन है और E1C की
रिएक्शन में पहले कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन कैसा बीटा हाइड्रोजन से H निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन से H निकलेगा तो कार्बन आयन बनेगा। इस कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन विट्रोइन ग्रुप खींचकर इसको स्टेबल करेगा, इसको यहाँ स्टेबल करेगा, है ना, ये थोड़ी देर स्टेबल रहेगा, फिर क्या होगा, तो कार्बन आयन ड्राइविंग फोर्स से OH को बाहर निकाल देगा, तो ड्राइविंग फोर्स से जब OH को बाहर निकालने लगे हैं डबल बॉन्ड आएगा, बस ये बॉन्ड बनेंगे। बताओ। अच्छा मैं एक बात और बतानी भूल गया, देखो अगर इस रिएक्शन के आगे जाने का ऑर्डर K1 है और पीछे जाने का ऑर्डर K-1 है, तो आप हमेशा याद रखना कि पीछे जाने का ऑर्डर K-1 इज ग्रेटर देन रेट कांस्टेंट जो है पीछे बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। तो पूरा मिलता है भाई जैसे कार्बन आयन बना तो अगर मैंने डी लिया तो ड्यूटेरियम आगे वापस से पीछे कूद जाती है ना रिएक्शन और फिर से आगे चलती है। तो ये आप याद रखिए कि इवन सीबी रिएक्शन में जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से ज्यादा होता है। यही वजह है जब कार्बन आयन बनता है ड्यूटेरियम आकर तुरंत रिएक्शन पीछे पड़ जाती है और वापस से ड्यूटेरियम बाहर निकल जाता है। तो ये आपको नोट्स में मेंशन करना है कि बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट से ज्यादा है। तो ये हमारा इस तरीके को ठीक है, बताओ ये क्लियर है। और क्वेश्चन लिख लो, दो हो गए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखना। अगर मैं NO2 CH2 क्लोरीन, ठीक है, बताओ इसकी प्रेजेंस में क्या एरिया है NeOH और हीटिंग लगा, बताओ कौन सी रिएक्शन है। वापस से इवन सीबी रिएक्शन है कि नहीं, वापस से ये इवन सीबी रिएक्शन है कि नहीं, बोलो इवन सीबी रिएक्शन है कि नहीं है। ये कैसा है, ये लिविंग ग्रुप कैसा है, ओवर लिविंग ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा पे क्या लगा है EWG इलेक्ट्रॉन विट्रोइन, भैया बीटा का भी हाइड्रोजन अणु निकलेगा और सबसे पहले क्या बनेगा कार्बन आयन, क्या बनेगा NO2 CH- CH2 और ये है ड्राइविंग फोर्स ऑफ क्लोरीन बाहर एट नेक्स्ट स्टेप हमारी एल्कीन बनेगा। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में दे रहा हूं आप मुझे बताना। फोर्थ क्वेश्चन में बताइए, फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। थर्ड फोर्थ हो गया, फोर्थ थर्ड तो मैंने करा दिया, फोर्थ क्वेश्चन बनाया। फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पास CH Cl2 और CH3, बताओ जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यूपीसी नहीं लिख दो, बस जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यूपीसी नहीं लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यूपीसी नेम लिख देना, सार्थक गुप्ता एंग्रिशा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यूपीसी नेम लिख दो, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका IUPAC नेम लिख देना। तो इवन सीबी रिएक्शन में याद रखना पहले एसिटिक H जाता है, इवन सीबी रिएक्शन में पहले एसिटिक H निकलेगा, कार्बन आयन बनेगा, कार्बन आयन ड्राइविंग फोर्स से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दो। ये है इवन सीबी रिएक्शन के स्टेप। फिर बता दो, पहले एसिटिक H निकलेगा, एसिटिक हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरे स्टेप में कार्बन आयन, पहले स्टेप में कार्बन आयन बनेगा, फिर वो कार्बन आयन ड्राइविंग फोर्स से पूरे लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा। ये है हमारा, ठीक है। तो किसी ने भी आंसर नहीं किया है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यूपीसी नेम क्या, तो चलो मैं बता देता हूँ। तो भैया पहले तो इस स्ट्रक्चर को ओपन करके देखो कि ये आपको क्या दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को ओपन करना, कार्बन में कितने फ्लोरीन है, 1 2 3, कार्बन में कितने हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन। तो भैया 1 फ्लोरीन और लिविंग ग्रुप मिल गया, एक ही तो निकालना है मुझे, एक ऐसा लिविंग ग्रुप मिल गया मुझे, ओवर लिविंग ग्रुप मिल गया, बेस है, हीटिंग है, एडिशन है, और तो अल्फा कार्बन का ये अल्फा कार्बन
बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पर दो EWG लगे हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भैया। क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होता है, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, स्ट्रॉन्गली माइनस आई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है। और जो कार्बन आयन बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू, जिस कार्बन आयन बना तो क्लोरीन के ब्रैकेट p ऑर्बिटल में रेजोनेंस भी हो सकता है, यहाँ रेजोनेंस भी है, एंड रेजोनेंस r भी है, एंड रेजोनेंस r भी है, ठीक है। तो जो कार्बन आयन बनेगा क्लोरीन के 3d ऑर्बिटल में खींचकर स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन मिलेगी। तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ कार्बन आयन बनेगा। एसिडिक हाइड्रोजन जैसे निकला, यहाँ कार्बन आयन, यहाँ Cl, यहाँ C, यहाँ F, यहाँ L, यहाँ F, इस अपने ड्राइविंग फोर्स से कोवैलेंट को बाहर निकाला। तो अगले स्टेप पर हमारा क्या बना, ये Cl, डबल बॉन्ड C, ये क्लोरीन। अगर मैं इसके ABCD की बात करूँ तो 1 2 नाम क्या आएगा, 1 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन एट डबल बॉन्ड ईथीन। तो ये आया ABCD, 1 डाई क्लोरो, 2 डाई क्लोरो ईथीन। बहुत बढ़िया भाई, कृष्णा ने भी सही आंसर दिया है और सार्थक ने भी सही आंसर दिया है, बहुत शानदार जबरदस्त चीज वाला, ठीक है। चलिए तो कितने क्वेश्चन होंगे जी, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन करके देखना। 5वें क्वेश्चन है मेरे पास है CH3 CH Cl OH और फिर से वही KOH रेटिंग। बताओ 5वां क्वेश्चन और 5 क्या हो सकता है, क्या आएगा। ABCD बताओ जो आंसर आएगा। देखो जो 5वां क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एसिडिक H नहीं मिलता है। अच्छा लिमिट कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा, EWG तो दिख गया, EWG दिख रहा है, EWG तो दिख गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। और अगर मैं इसको लीविंग ग्रुप मान लूं, OH को अगर मैं लीविंग ग्रुप मान लूं, अल्फा और ये बीटा, अल्फा पर भी लीविंग ग्रुप लगा है अगर मान लो, और अल्फा पर ही EWG यार ऐसा नहीं हो सकता, बात कुछ हजम नहीं हुई, बात समझ आ रही है, ये तो बात कुछ हजम नहीं हुई, मतलब एसिडिक एच नहीं मिल पा रहा भाई, बीटा पे जुड़ा एसिडिक, यहाँ का लेकिन एसिडिक है नहीं यार, एसिडिक थोड़ी है, तो फिर कुछ और होगा, ये नहीं फिर कुछ और ही होगा। पहला तो इसमें भाई पहला स्टेप है एसिडिक हाइड्रोजन का निकलना, तो देखो
मतलब फिर बताओ हमने E1CB रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप होता है एसिडिक हाइड्रोजन का निकलना, कार्बन आयन का बनना और कार्बन एंटर करके से दो लिविंग को बाहर निकाल देना। तो मैं आपसे पूछता हूँ पहला स्टेप क्या है हाइड्रोजन का निकलना में? तो पहले सारे हाइड्रोजन पर नजर मारो, आपको नहीं मिल रहा है तो आप पहले स्टेप पर आ जाओ, सारे हाइड्रोजन पर नजर मारो कितने हाइड्रोजन है, एक तो O के पास है, एक कार्बन के पास है और तीन इस कार्बन के पास है। अब मतलब तीन अरे चार और एक पांच, कुल मिलाकर 5 हाइड्रोजन है। और मैं आपसे पूछूं कि हर हाल में हाइड्रोजन निकल रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन पहले निकला, तो बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकल सकता है? O से जुड़ा H, कार्बन से जुड़ा H या कार्बन से जुड़े हुए 3 H? भैया कोई भी बेसिक नॉलेज अगर किसी को भी तो पहले होगा ऑक्सीजन से जुड़ा H जाता है। तो जब आपको अल्फा बीटा वाला पैटर्न नहीं मिला, नॉन होमोजेनस सिस्टम बनाना शुरू करो कि पहले एसिडिक हाइड्रोजन निकालो, वो कौन सा H? अब मतलब ये लिविंग नहीं है, लिविंग को मैंने बना के देख लिया, उससे कुछ हो नहीं पा रहा, उससे कुछ हो नहीं पा रहा ना, तो मैं फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा ना, कि जो नॉर्मल रास्ता था उससे कुछ नहीं हो पा रहा, फिर मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढूंगा। अब वो है ना, तो यानी कि अब ये निकल जाएगा एसिडिक H+, ये बेस इसको लेकर वहां निकल जाएगा और कार्बन आयन क्या बनेगा? अब कार्बन आयन नहीं बनेगा, अब तो ऑक्सीजन पर निर्भर होगा, मजबूर करना पड़ा और कुछ चार नहीं था। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पुश करके ड्राइविंग इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा Cn, क्योंकि CH3 निकलेगा। Cn तो एक बार तो निकल सकता है, क्योंकि Cn इलेक्ट्रॉन तो बनना चाह रहा है कार्बन, तो Cn- तो एग्जिस्ट करता है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH बॉन्ड एल्डिहाइड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये भी E1CB रिएक्शन का एग्जांपल है, हालांकि इसके अंदर कार्बन नहीं बनाया है, इसके अंदर ऑक्सीजन का आयन बना है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिकली चला। मैं पहले अपने उसूल पर था, मैं पहले अपने नियम पर था। नियम क्या है? अल्फा कार्बन पर लिविंग जुड़ा हो, बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन हो, पहले वही कंडीशन लगाई। बीटा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, अल्फा पर और लिविंग तो था, लेकिन बीटा पर और नहीं था। फिर मैंने इस सेक्शन को छोड़, मैंने इस चीज कॉन्सेप्ट को छोड़कर फिर पहला स्टेप अप्लाई किया। पहला स्टेप क्या है? हाइड्रोजन का निकलना, वो एसिडिक हाइड्रोजन तो कोई भी हो सकता है, वो कौन सा है? वो होगा H, बाहर निकाल दिया और Cn- ऊपर लिविंग की मात्रा, मतलब ये एक ही कार्बन पर ही ये रिएक्शन मजबूर करानी पड़ी और कोई रास्ता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, OR मिल गया, पुअर लिविंग ग्रुप, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा के लिए जुड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वही इसको तो आपको कुछ भी नहीं गया। ये बेस इस H को निकालेंगे, यहाँ कार्बन आयन बनेगा OCH3, ये कार्बन आयन बना और कार्बन आयन क्या करेगा आप जानते हैं, पुश करके लिविंग ग्रुप को बाहर, पुश करके लिविंग ग्रुप को जब बाहर करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाली एल्कीन बनती हुई नजर। बताओ भाई मेरी बात क्लियर है कि नहीं? अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और ये हेलोजेंस में ये यूज होगा। देख ये क्लियर है? बताओ ये क्लियर है कि आगे बढ़ो? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पर आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 में आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7, अगर कोई बेंजीन की और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं NaOH या KOH, NaOH लिख लो या KOH लिख लो, नीचे लिख दो फ्यूज्ड का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। जब आप फ्यूज्ड बोलते हैं ना तो हाई टेम्परेचर की बात करते हैं। तो भैया देखो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा पर क्या लगा ओवर लिविंग और बीटा पे क्या है एसिडिक हाइड्रोजन, तो बेस क्या करेगा इस H को निकालेगा और ये एनायन बनेगा, और ये जैसे कि एनायन बना तो आप देख सकते हैं ये एनायन बना, ये फ्लोरीन, ये आएगा और बॉन्ड बाहर। ऐसा आपने कभी भी देखा होगा कि बेंजीन रिंग के अंदर 3 बॉन्ड दिख जाएगा, लेकिन यहाँ
लो ये sp हाइब्रिडाइजेशन कर दिया सर, टॉप विजिबल नहीं है तो आपको नीचे कर देता हूं। आप बोलोगे सर आपने ये क्या किया, यहाँ तो आपने ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज कर दिया, ये भी sp हाइब्रिडाइज कर दिया। sp हाइब्रिडाइज का मतलब ये वो ऐसा होना चाहिए था, और रिंग टूट जानी चाहिए थी, रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं है, अभी भी sp नहीं बन रहा है। तो इस चीज को ध्यान से देखिए भाई, इस चीज को ध्यान से देखिए। मानो ये वाली कंडीशन नीचे बना रहा हूँ दूसरी कलर से ताकि चीजें आपको क्लियर हो। भाई ये बताएं, जब ये फ्लोरीन निकला, ये फ्लोरीन किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ था? ये फ्लोरीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था इस बेंजीन का, एक sp2 यहाँ होगा, एक sp2 यहाँ होगा, एक sp2 यहाँ होगा, इससे फ्लोरीन का एटम जुड़ा हुआ था। ठीक है, फ्लोरीन का एटम जुड़ा हुआ था। फिर यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है जिसको मैं एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ था। ये रहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये रहा ओवरलैपिंग मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है sp2, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है sp2, क्योंकि बेंजीन के हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है sp2। आप ये देखिए जैसे ये H निकला तो H निकला वैसे, है ना, मतलब H कैसे निकला, यहाँ के नोड पे इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का आगे, मतलब आने वाली जो कंडीशन है जो कार्बन है इसमें बना है वो क्या है, वो ये है, ये रहा हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसके अंदर ये आया नेगेटिव चार्ज, इसके अंदर ही हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है sp2, और फ्लोरीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा और यहाँ फ्लोरीन लीविंग ग्रुप बाहर, मतलब ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, मतलब जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस किस ऑर्बिटल के बीच में हो रही है, वो ओवरलैपिंग sp2 ऑर्बिटल के बीच में हो रही है। फ्लोरीन का sp2 इस वाले हाइड्रोजन का sp2 यानी कि बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो दो पाई बॉन्ड बनता है दूसरे वाला, और जो पहला पाई बॉन्ड है बेंजीन में पहला है वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है। मतलब पहला ऐसा केस है जहां पर पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है। मैंने लिखा है केमिकल बॉन्डिंग में कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बना दे, सिर्फ बेंजीन का केस है, वो भी एक ही रिएक्शन है, ये बेंजीन वाले केस में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ एकमात्र ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें मजबूरन हाइब्रिड ऑर्बिटल को पाई बॉन्ड बनाना पड़ा। बताओ मेरी बात क्लियर है कि नहीं? एक बार थोड़ी सी पिक्चर इसमें क्लियर कर दे। अच्छा, ये तो इंटरमीडिएट है, रिएक्शन अभी आगे होगी, आगे क्या बनेगा वो बताऊंगा, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। इंटरमीडिएट है, रिएक्शन आगे और चलेगी वो बता दो, पहले मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे बना कैसे बना। अभी इसमें थोड़ा सा और डिटेल देखें, मतलब भाई इसका थोड़ा सा और डिटेल देखें। मान लो बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है, तो हर एक बेंजीन की रिंग के कॉर्नर पर p ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता? बताओ होता कि नहीं होता? पाई बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड बना हुआ ठीक है। अब जहां पाई बॉन्ड बना हुआ है भैया, इसका जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो इसके परपेंडिकुलर है, दोनों पास में वाली परपेंडिकुलर है, इनमें भी पाई बॉन्ड बना हुआ है, तो इनमें अगर एंगल देखो तो 90 डिग्री है, पास में वाली क्या है, ये 90 डिग्री है भैया। ये वाला जो पाई बॉन्ड और जो पहले से पाई बॉन्ड था उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। मतलब जो पाई बॉन्ड अभी बना है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। कोरेजोनेंस में कौन सा है, पहले से बने हुए हैं, p ऑर्बिटल में जो बने हैं, मतलब ये वाले जो पाई बॉन्ड बने हुए किससे बने हुए हैं, p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने हुए हैं। जबकि वाला जो पाई बॉन्ड बना है ये किसकी ओवरलैपिंग से बना है, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है। पास से नहीं है, बताओ भाई क्लियर है? पिक्चर क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है। हालांकि ये जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक होता है इन वालों से, है ना, तो पाई बॉन्ड कैसा है, वीक पाई बॉन्ड। ठीक है, बताइए मेरी बात क्लियर है कि नहीं? अब जब ये इंटरमीडिएट बनेगा फर्दर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, है ना। अब क्या होगा, अब ये कुछ देर के लिए पाई बॉन्ड बना और लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना था, अब ये टूटेगा थोड़ी देर में, है ना।
मतलब आगे स्टेप क्या होगा, बेस तो पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ है, NaOH तो पड़ा हुआ है, पड़ेगा। अब ये टूटेगा, किसी किधर भी साइड टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि OH माइनस को आना है, OH माइनस को आना है भाई, हमारा बेस या तो बेस हमारा क्या है OH माइनस। अभी किधर किधर भी किधर टूट जाएगा, मान लो ये पाइप इधर साइड टूट गया तो इधर आया नेगेटिव, है ना, इधर आया पॉजिटिव, बात हमारी है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो OH माइनस कहां पे जब जुड़ेगा पॉजिटिव के पास, तो कंडीशन क्या आएगी, कंडीशन आएगी बेंजीन के रिंग और यहाँ OH और यहाँ दिस नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में से H प्लस आ जाएगा, तो सॉल्यूशन में वाटर तो हो गई, वाटर से H प्लस खींच लेगा और अल्टीमेटली रिएक्शन क्या आ जाएगी हमारी, अल्टीमेटली रिएक्शन फिनोल आ जाएगी। अब रिएक्शन में क्योंकि बेस पड़ा हुआ है OH माइनस, वो H प्लस को रहने देगा, अब फिनोल के H को खींचकर फिनोक्साइड आयन बना लेगा O माइनस, लेकिन वापस से H प्लस मिलाने के लिए मीडियम में HCl मिला देंगे या कोई ऐसा एसिड जो H प्लस देता हो, वापस से हमारा क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन समझ में आएगी नहीं है कि नहीं, ये रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को मैं चाहूँ तो दोबारा से फिर बना सकता हूँ, ये रिएक्शन वापस से दोबारा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पाइप है क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो रेजोनेंस को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ इंडक्टिव का है, इंडक्टिव का है तो ये तो सिखाई तो उसको तो मान लो मैं एक रेट क्वेश्चन कराता हूँ, पहले यही क्वेश्चन दोबारा कराता हूँ फ्रेश, चलो बस करो जी मेरे साथ, आकांक्षी साथ करो जी मेरे साथ। ये क्या है मेरे पास, मान लो मैंने एक न्यूज ले ली, ये हम फ्यूज बोलो तो हाई टेम्परेचर एंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टेम्परेचर, एनसीईआरटी में लिखा होगा हाई टेम्परेचर टेम्परेचर, उसका भी रीजन है क्यों, और ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है तो उसको चार्ज कौन सा होता है नेगेटिव, OH माइनस जो आ रहा है उसके ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव, नेगेटिव को अप्रोच करना तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि इफेक्टिव कोलिजन हो जाए, और प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ताकि कोलिजन हो, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि बेंजीन रिंग्स के अंदर कोलिजन हो, क्योंकि रिपल्शन है तो कोलिजन अपने आप नहीं होगा, तो आपको टेम्परेचर प्रेशर की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलो आते हैं, क्या ये एसिटिक H है, हाँ इस एसिटिक H को H निकाल लेगा, हाँ कार्बन आयन बनेगा, हाँ D1C की रिएक्शन है, हाँ ओवर लिविंग ग्रुप है, हाँ ये रखो। अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड डोनेट करेगा, ओवर लिविंग ग्रुप बाहर, ओवर लिविंग ग्रुप बाहर, है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला इंटरमीडिएट बनेगा, है ना। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, OH माइनस आएगा, दोनों में से कहीं भी जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, मालूम है इधर बॉन्ड थोड़ा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, OH माइनस प्लस के पास आया, प्लस के पास आया, तो दिस डबल बॉन्ड OH यहाँ नेगेटिव, NaOH लिया है, NaOH के साथ कुछ वाटर भी होगा, वाटर से क्या किया जाएगा, वाटर से क्या जाएगा हमारा H प्लस हमें जाएगा, और फिर फाइनली यहाँ जुड़ जाएगा तो हमारा फिनोल बना, क्योंकि सॉल्यूशन में बेस दिया हुआ है तो बेस किसी भी हाल में एसिडिक H को छोड़ेगा नहीं, तो वापस एसिडिक H को निकाल देगा, एसिडिक H को निकालेगा तो ये फिनोक्साइड आयन आएगा, लेकिन हमें क्योंकि फिनोल बनाना है तो गूगल में वहाँ से एसिड डालेंगे, उसके लिए किसी का भी यूज कर सकते हैं, है ना, और बनाने के लिए क्या मिल जाएगा, बताओ क्लियर है। ये हेलोरेंस की कौन सी भी रिएक्शन है, हेलोरेंस में होती है, हेलोरेंस को बता दें, हेलोरेंस की बताओ क्लियर है कि नहीं, कोई अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, चेंज करता हूँ, अच्छा इस पे इंडक्टिव फैक्टर का फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना इससे थोड़ा सा इंडक्टिव फैक्टर का फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस में भी बाय बॉन्ड इन्वॉल्व भी नहीं है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो मान लो एक क्वेश्चन दिएगा, गिव रिंग और यहाँ पर ये CH3, ठीक है, बोलो बेंजीन रिंग और यहाँ पर CH3 और यहाँ मैंने लगा दिया Cl, और फिर से लगा दिया मैंने NaOH फ्यूज्ड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो आपको मिल गया है ओवर लिविंग, हालांकि Cl ओवर लिविंग नहीं है ना,
Cl ओवरलैपिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई चांस भी नहीं है रिएक्शन का, भाई Cl तो निकलेगा, है ना। Cl निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, H बाहर आ जाएगा, OH माइनस H को बाहर निकालेगा, OH को बाहर निकालेगा, तो रिएक्शन क्या होगी, यहाँ आएगा नेगेटिव, अगले स्टेप में Cl बाहर, ऊपर Cl लगा हुआ, इसलिए Cl बाहर होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ये CH3, अच्छा CH3 कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बताओ इधर कौन सा चार्ज आना चाहिए, इधर कोशिश करेगा इधर नेगेटिव आए, इधर पॉजिटिव आए, ताकि पॉजिटिव को मदद मिले इलेक्ट्रॉन से। अब तो बताओ अगर OH माइनस को आना होगा वो कहाँ पर आएगा, मेटा पे आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, मेटा पे आएगा, और यहाँ माइनस रहेगा, इस माइनस को वाटर से, वाटर की H प्लस, है ना, वाटर से H प्लस, ये सॉल्यूशन में H प्लस पड़ा होगा, वहाँ से H प्लस पैरा पड़ा दिया, फिर ये हमारा मेटा फिनोल बन जाएगा, लेकिन क्योंकि बेस है, बेस किसको नहीं छोड़ेगा, SDH को छोड़ेगा नहीं किसी भी हाल में, तो हमारा ये आ जाएगा CH3O माइनस, लेकिन फाइनली हम उसमें एसिड मिलाकर वापस से OH को वहीं लेकर आ जाएंगे, जहाँ वो ये आ जाएगी रिएक्शन। क्लियर है? हाँ क्या है कि नहीं? दूसरा देखो, क्लियर है कि नहीं? चलो मान लो हमारा यहाँ ये लगा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्लियर है, हटा दो इसको, सर प्लीज रिपीट वंस, एक बार फिर रिपीट करना, यहाँ पर हमारा इस बार CH3 का प्लस आई का ये लिविंग ग्रुप है, हालांकि अच्छा लिविंग ग्रुप मानता है ना, क्लोरीन से तो अच्छा ही है, और लिविंग ग्रुप भी नहीं उतना अच्छा भी नहीं, सबसे अच्छा तो आयोडीन है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास अपनी चांस नहीं, OH क्या करेगा, H निकालेगा, बीटा हाइड्रोजन है, ये अल्फा ये बीटा, बीटा से H निकालेगा, कार्बन बनेगा, इसके बाहर, और ये अच्छा, अब CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो बताओ पास में कौन सा चार्ज होना चाहिए, प्लस तो फायदा होगा, प्लस तो चाहता है कोई से इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, डोनेट करा, मैंने कोशिश करूंगी प्लस मेटा पर बना हुआ पैरा होगा, माइनस बना हुआ, प्लस आई इफेक्ट डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन के लिए इसका प्लस पास बनेगा, प्लस बना के OH में जाएगा, प्लस उसके बाद कार्बन आयन सॉल्यूशन से प्लस पीछे ये H आ गया, फिर बेस क्या करेगा, एसिडिफिकेशन निकाल लेगा, O माइनस आया, O माइनस क्या करेगा, वापस से इसको H प्लस देने के लिए हम सॉल्यूशन में बाहर से एसिड डाल देंगे और वापस से हमारी रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन होगी। तो शायद कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक क्वेश्चन हो गया तो आपको चीजें फिर क्लियर, अगर यहाँ पर फ्लोरीन रहेगा तो ज्यादा रहेगा, तो मैं फ्लोरीन बता देता हूँ, बोर्ड का पैटर्न ऐसे रखते हैं ताकि आपको चीजें बिल्कुल सेम चले, और जब बना दूंगा तो आपको बात तो सेम ही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पैटर्न हमारा बना, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, बीटा का हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप पुअर है, बीटा हाइड्रोजन है, ये आपका बेस है NaOH के साथ फ्यूज्ड, समझ गए, हाई टेम्परेचर वाइब्रेशन, OH माइनस एसिडिक H निकालेगा, एसिडिक H जब निकालेगा, एसिडिक H जब निकालेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज दिस OCH3 का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, ये रेजोनेंस से बोलेगा नहीं, रेजोनेंस से कुछ नहीं निकालेगा, ये नेगेटिव चार्ज sp2 हाइड्रोजन मेटल बनाया, p पर नहीं आया, सिर्फ मैं इसलिए नेगेटिव कर देता हूँ, वो ये सोचता हूँ चल तो रोक रहा है प्लस एंड आउट होगा, ये नहीं, जब रेजोनेंस का कोई इन्वॉल्व भी नहीं है, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो sp2 हाइड्रोजन मेटल आ रहा है, क्योंकि p ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर है, रेजोनेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक, अल्टीमेटली, है ना, फिर ये क्या करेगा, पुश बैक देकर फ्लोरीन को बाहर करेगा, पहले पुश बैक देकर ड्राइविंग फोर्स लगी लिविंग ग्रुप को जैसे बाहर करा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बेस, और ये OCH3 का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई, अब OH माइनस आने वाला, अब बताओ OH माइनस, OH भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बताओ पास कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भैया, OCH3 को इलेक्ट्रॉन खींचने हैं,
इलेक्ट्रॉन किससे खींचे जाते हैं, जिसके पास होंगे या जिसके पास नहीं होंगे, जिसके पास होंगे। तो मैं चाहूंगा कि नेगेटिव चार्ज को OCH3 के पास बनाओ, ताकि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचे तो नेगेटिव चार्ज को मजा आए। अगर मैं प्लस उसके पास बना दूंगा तो प्लस तो परेशान हो जाएगा, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही है ना। अब नेगेटिव में चल रहा है, अब OH माइनस का बनाएगा, देखो कि क्या चल रहा है, ये सिस्टम क्या चल रहा है भैया। अब OH पैरा पर आएगा, जबकि पहले मेटा पर आया था, और यहाँ नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में H प्लस पड़ा हुआ होगा, और तो होगा थोड़ा बहुत वहाँ से प्लस मिल जाएगा थोड़ा बहुत अमाउंट में, फिर यहाँ पर H आ जाएगा। अब क्योंकि बेस पड़ा हुआ है, बेस का करेगा एसिडिक H को निकाल लिया, एसिडिक H हमारा ये रहा, बेस एसिडिक H को जैसे ही बाहर निकालेगा OCH3, तो ये O माइनस, और फिर हम बाहर से H प्लस मिक्स कर देंगे एसिड, और हमारा ये फिनोल बन गया, क्लियर हुआ कि नहीं। दोनों एक्सप्लेनेशन बताया था कि एक बार कुछ नहीं कहते, क्यों डिपेंड करेगा कि ग्रुप क्या होगा, प्लस है कि माइनस, बताइए बताओ, क्लियर है, बोलो ठीक है। अब इनिशिएटिव की रिएक्शन इस तरीके से दी है, तो मान लो क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, तो क्लोरो लिखा हुआ है NaOH, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर प्रेशर, और ये स्टेप में सी, देखो Cl हटेगा यहाँ, अच्छा यहाँ O माइनस आएगा, पुश देगा Cl बार, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड नीचे की तरफ तोड़, ऊपर की तरफ तो ये बेंजीन लिख तो सिमेट्रिकल है, बेंजीन बनेगी बेंजीन बनेगी, है ना। मान लो नीचे की तरफ है माइनस, यहाँ प्लस, इस पर क्या आ गया OH माइनस है, सॉल्यूशन आ गया H, OH NH, H खींचेगा तो साइड में क्या बनेगा O माइनस, और O माइनस के साथ क्या बैठ जाएगा जाके Na प्लस, एनसीईआरटी बता रहा हूँ क्या लिखा, और फिर एसिड डालकर H प्लस डालकर क्या करेंगे OH प्लस, एनसीईआरटी में एक स्टेप लिखे हुए हैं, वो तीन स्टेप मैंने आपको बताया, बोलो क्लियर है कि नहीं। क्लियर है, हाँ जी, मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर बताना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, क्लियर है। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, CH3 OH, शायद मैं बता भी दिया होगा OH, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन OH, हीटिंग, तीसरा क्वेश्चन OH, हीटिंग, तीन क्वेश्चन करो, जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यूपीएससी में बताना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आंसर बताना, स्ट्रक्चर बताना पॉसिबल नहीं है, कमेंट सेक्शन।
एक्सरसाइज करने के लिए? उसमें 3 ही है, बस 3 4 अर्जुन सर करें। बताओ जी। पहला तो सिंपल ही है, मैंने बताया क्या था, ये अल्फा, ये बीटा, ये वाला रेसिस्टिक है, ये एंड करके यहाँ दिस, देखो क्या बनेगा यहाँ दिस, और ये बोर्ड बाहर है ना, ये वाला इसका वैल्यू कैसे करते हैं 1.3 into नंबर यहाँ से 1 2 3 4 5 10 3 8 2 4 वो से पहले ही ये बनेगा ये 10 3 into 1 क्वेश्चन है गलत दिया है जवाब 10 3 into 1 नहीं इस पेज पर सही दिया है सही दिया दूसरा इसमें जो बेस भैया देखो देखो जरा कलर चेंज कर देता हूँ ओवर लिविंग ग्रुप मिला ये अल्फा ये बीटा आप समझ गए ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा ठीक है पहले स्टेप में एच बाहर यहाँ नेगेटिव फुल करके लिविंग ग्रुप बाहर एक ही स्टेप में कर रहा हूँ और आंसर तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सर अपने आप को कुछ जल्दी बन के दिखाओ आकांक्षी को सर अपने आप को जल्दी बन के दिखाओ एक ही स्टेप में सारे रिएक्शन कर दिया तो हम भी करेंगे मतलब पूरे एक्सप्लेन करके दिखाओ आकांक्षी से नहीं होगी अपने आप में सब कुछ जाति करके दिखाना है बताओ आकांक्षी यही कह रही है सार्थक बताओ भाई हाँ भाई सार्थक साहब क्या कहते हो करो भाई हाँ जी सार्थक ओवर लिविंग ग्रुप ये अल्फा ये बीटा ये वाला कर रहे बेस निकालेगा एच यहाँ नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा लिविंग ग्रुप बाहर क्या बनेगा ये आपके सामने पेश बताओ क्लियर है इसका ईपीसी नहीं कर लेंगे तो करेंगे 1 2 3 4 5 साइक्लो पेन 2 3 1 4 उससे पहले ही कैंसिल इसका लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 साइक्लो एक्स 2 3 1 और उससे पहले ही कैंसिल 1 लिखते थे और नेगेटिव बताएंगे साइक्लो एक्स 2 in 1 हो बहुत बढ़िया क्लियर है अच्छा 2 क्वेश्चन हो रहे हैं वो करके लिखेंगे 2 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन होंगे 3 फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है रिया रानी की दो क्वेश्चन आपके सामने पेश है
आंसर आ गया है, चले मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आप बताएंगे कि आपका आंसर सही आया कि नहीं। तो भैया लिख लो, ये अल्फा, इधर तो बीटा हाइड्रोजन हो गई नहीं क्योंकि बेंजीन नहीं है, तो इधर ये हुआ है ऐसे का मतलब तो बीटा दूसरी लगा ये सी रिएक्शन। तो भैया यहाँ का एस निकलेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा बॉन्ड OH बाहर, PH डबल बॉन्ड, और ये क्या है, इसका एक कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है ना, सिग्नामेल्डिहाइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं PH CH डबल बॉन्ड CH, ये है सिग्नामेल्डिहाइड, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। किसी ने लिखो नंबरिंग की 1 2 3 बेंजीन, तो 3 पे क्या लगा, फिनाइल, 3 पे क्या लगा, फिनाइल, 3 कार्बन प्रोप, 2 पे क्या लगा है ई, और 1 पे क्या लगा है अल, ई कैंसिल कर दिया है, 3 फिनाइल प्रोप 2 इनल, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन, गलत है कृषा, प्रोप 2 इनल, 3 फिनाइल छोड़ दिया कृषा ने। यहाँ पर और लिख लो सारी चीजें, अल्फा बीटा, ये बीटा, ये निकलने से ये वाला निकलेगा, बेस निकालेगा H, नेगेटिव बनाएगा डबल बॉन्ड और लिख लो बाहर, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, आज हम कर लेते हैं इसका इसके नाम लिख लेना, ठीक है। इसके बाद एक रिएक्शन और बची है, तो कुल मिलाकर हमारे सारे रिएक्शन खत्म हो जाएंगे, E1 E2 SN1 SN2 एंड E1 CE, ठीक है। फिर वापस से मैं लिखते हाइड्राइड पर जाएंगे, सारे रिएक्शन हो गई मन, और फिर एल्डिहाइड दोनों ही चैप्टर लिखेंगे। कल मैं कराऊंगा एलिमिनेशन इंट्रामोलिक्यूलर, कल ये हेडिंग लिख के छोड़ देंगे, कल मतलब जब भी करना पड़ेगा एलिमिनेशन इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EI रिएक्शन, E फॉर एलिमिनेशन, I फॉर इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। यहीं से कल स्टार्ट करें, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, क्योंकि शुरू करो दूसरी क्लास से शुरू